Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you back to B2 Learning. बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्टार्ट विद दिस वीडियो. एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए. टॉपिक का नाम ऐसा है जो थोड़ा दहशत का काम करता है, बोले तो टफ है, रोलिंग मोशन. पर मैं आज इसको आपके लिए ना बिल्कुल हलवा बनाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान. ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो 3 इक्वेशन जो होते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करके निकालते हो, आप इस स्टेप में सॉल्व कर दोगे इन वन ट्रिक. आई कैन गारंटी दैट. बस आप चैप्टर को, इस लेक्चर को प्रॉपरली फॉलो करना है, सीरियसली नोट्स बनाना है और जो मैं बोलूं ना उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करना है दिमाग में, फिर वीडियो को आगे लेके चलना है. हड़बड़ी में काम नहीं करना है. आराम से नोट्स कॉपी उठाओ, पेन पेपर उठाओ. बहुत काम की चीजें बताने वाला हूं बेटा. मैं बता रहा हूं, आपने किताबें बहुत देखी है, खूब रोलिंग मोशन पढ़ लिया अपने हिसाब से. एक बार वीडियो अटेंड करो और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सच में ये ट्रिक्स आपको यूजफुल लगी कि नहीं लगी. ठीक है, तो और ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ. और लेट्स स्टार्ट विद द रोलिंग मोशन. तो बेटा सबसे पहले तो रोलिंग मोशन होता क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं. उसके लिए मैंने एक छोटा सा ऐसे डायग्राम ले रखा था. साइकिल चल रही है, आगे घूमते हुए जा रही है ना, इसको हम रोलिंग जैसा कुछ कहते हैं. एक्चुअल में ये क्या होता है? एक्चुअल में बेटा ऐसे समझो कि हमने अभी तक 2 तरह के मोशन पढ़े. बोले कौन से 2 तरह के पढ़े सर? एक तो हमने बेटा बेसिकली पढ़ा ट्रांसलेशनल. ठीक है, कौन सा पढ़ा? ट्रांसलेशनल मोशन. बोले ट्रांसलेशन मतलब ये कि जब बॉडी के हर पॉइंट की स्पीड क्या हो? एग्जैक्टली सेम. स्पीड नहीं, मुझे बोलना चाहिए वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. यानी अगर कोई एक बॉडी सीधे सीधे चल रही है ट्रांसलेशनली, मतलब उसके हर पॉइंट को अगर पकड़ लोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी? सेम. बोले मतलब सर, मतलब अगर इस डायग्राम में मैं ध्यान से देखूं और मैंने मानो इस पार्टिकल को कुछ v स्पीड दे दी, तो इसके टॉप पॉइंट की भी स्पीड कितनी होगी? v. इस पॉइंट की स्पीड भी कितनी होगी? v. इस पॉइंट की स्पीड भी कितनी होगी? v. और इस पॉइंट भी कितनी होगी? v. साथ ही साथ हर पॉइंट का डायरेक्शन भी सेम है. इसका मतलब स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, बोले तो वेलोसिटी हर पॉइंट की क्या होगी? सेम. इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन. सीधे सीधे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बोले अच्छा, फिर क्या हमने दूसरे तरह का मोशन पढ़ा था बेटा, और उसे हम क्या कहते थे? रोटेशनल मोशन. बोले रोटेशनल मतलब जब बॉडी किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करे? सर्कुलर मोशन करे या रोटेट करे. इसका हर पॉइंट किस में हो? एक सर्कल में हो. ये भी आप पढ़ चुके हो. बोले हाँ सर, ये भी पढ़ चुके हैं. मतलब एक फिक्स पॉइंट अगर पकड़ लो, एक एक्सिस पकड़ लो, तो उस एक्सिस के आसपास ये क्या कर रहा है? ओमेगा से घूम रहा है. यानी अगर मैं स्पीड लिखना चाहूं अलग अलग पॉइंट की रोटेशन की वजह से, तो बेटा देखो ये वाली स्पीड अपने पास कितनी आ जाएगी? v इक्वल टू ओमेगा. इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो कितनी आ जाएगी? फिर से v इक्वल टू ओमेगा. इस पॉइंट को अगर देख लेंगे तो यहां पे कितनी आ जाएगी? ये भी बेटा कितनी आएगी? ओमेगा. और इस पॉइंट को देख लेंगे तो ऊपर की तरफ कितनी आ जाएगी? ओमेगा इंटू आर. यानी हर पॉइंट की टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितनी स्पीड निकल के आ गई? बोले ओमेगा आर निकल के आ गई. मतलब अभी तक हमने ये देखा कि एक बॉडी जब ट्रांसलेट करती है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है. जब रोटेट करती है तो हर पॉइंट की स्पीड टेंजेंशियल निकल के आती है. और कितनी निकल के आती है? ओमेगा आर. जहां पे आर का क्या मतलब है? रेडियस ऑफ द बॉडी. जहां पे ओमेगा का क्या मतलब है? एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी. बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आई? ये आप पढ़ चुके हो. मैंने कहा इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को क्या कर दूं? जोड़ दूं, मतलब ऐड कर दूं, तो बेटा देखो क्या निकल के आएगा. तो अपने पास ये व्हील आगे जाता हुआ दिखाई देगा. जब ये व्हील ऐसे आगे गया तो ये क्या किया? ये आगे ट्रांसलेट भी किया और साथ के साथ क्या किया? रोल भी किया, रोटेट भी किया. मतलब ये घूमते हुए कहां चला गया? आगे. कैसे? घूमते हुए आगे गया. मतलब ट्रांसलेट भी किया और रोटेट भी किया. दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिल गया? रोलिंग मिल गया. तो कुल मिला के बेटा अगर रोलिंग की बात करें तो देखो मैंने यहां पे लिखा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. यानी ट्रांसलेशनल और रोटेशन को जोड़ दो तो आपको जो कुछ भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? रोलिंग. मतलब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? रोलिंग मिलेगा बेटा. रोलिंग मोशन. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. अब बेटा देखो रोलिंग ना बहुत तरह का होता है. जनरली जो हम पढ़ते हैं वो 3 तरह का होता है. एक तो हम पढ़ते हैं प्योर रोलिंग, एक हम पढ़ते हैं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, एक हम पढ़ते हैं रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग. हमारे करिकुलम में जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है प्योर रोलिंग. प्योर. कौन सी वाली रोलिंग? प्योर रोलिंग. बोले मतलब सर, मतलब मैं समझाता हूं. देखो प्योर रोलिंग क्या होती है. प्योर रोलिंग का मतलब ऐसे था कि मैंने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स पकड़े थे, तो मैंने बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पकड़ा. भाई आपने कहा दोनों को जोड़ना है, तो ट्रांसलेशन की वजह से अगर स्पीड देखूंगा तो v कहां जाएगा? आगे की तरफ. रोटेशन की वजह से बेटा देखेंगे तो स्पीड कहां जाएगा? ओमेगा पीछे की तरफ. अगर कोई बोलते सर बाकी पॉइंट पे, बाकी पे मैं लिख देता हूं. यहां पे v भी आगे की तरफ गया था और ओमेगा भी आगे की तरफ था. देखो v भी आगे और ओमेगा भी है तो जुड़ गए. यहां पर अगर देखूंगा तो v तो कहां है? आगे, लेकिन ओमेगा कहां है बेटा? इस तरफ. करेक्ट. इसी तरह से बेटा यहां देखोगे तो v तो कहां है? आगे, लेकिन ओमेगा का आर कहां है? ऊपर की तरफ.
तो यानी हर पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी बेटा वो किस किस का रिजल्टेंट होगी, वो v और ओमेगा, ट्रांसलेशन और रोटेशन का रिजल्टेंट। तो अगर मैं पकड़ लूं बॉटम मोस्ट पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, बॉटम मोस्ट पॉइंट को, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है जो पॉइंट, इस पॉइंट को v स्पीड आगे खींच रही है और ओमेगा आर पीछे खींच रहा है, मतलब इसके ऊपर दो वेलोसिटी लग रही है, v आगे और ओमेगा आर पीछे। बेटा मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को बैलेंस कर दें, मतलब यदि v बराबर कितना हो जाए, ओमेगा आर, ये जो देखो मैंने अजीब सा लिखा है ना, ये असल में क्या है, ये ओमेगा आर है, मैं लिखता हूं देखो ठीक से, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो बेटा जैसे ही v इक्वल टू ओमेगा आर होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, ये क्या आ जाएगा, ये बेटा रेस्ट में आ जाएगा। ये जब रेस्ट में आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ये स्लिपिंग नहीं कर रहा है। रेस्ट का मतलब ट्रांसलेटरी, मूव ही नहीं कर रहा, तो मूव नहीं कर रहा मतलब स्लिप नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा तो क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा। यानी हमारे जितने केसेस बनने वाले हैं उन सब में बेटा हम किसकी बात करेंगे, प्योर रोलिंग की बात करेंगे, जहां पे v इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर, जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the body with the ground will remain at rest. This is the condition for pure rolling. बेटा अगर आप चाहो तो इसको लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, बिकॉज 90% बच्चे ना कंडीशन में गोल कर देते हैं, तो ढंग से समझ लेना कि a body is said to be in pure rolling when the point of contact of the body with the surface remains at rest. With the surface, ये ध्यान रखना, मतलब with respect to the surface। इसकी बात आपको समझ आएगी जब मैं बिल्कुल लास्ट में रोलिंग ऑन अ प्लैंक उठाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया रोलिंग, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना रेस्ट पे रहना चाहिए, मतलब v बराबर ओमेगा आर। कभी कभी बेटा इसको a बराबर अल्फा आर भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि रोलिंग में मान लो v इक्वल टू ओमेगा आर है, जैसे ही दोनों को डिफरेंशिएट करोगे dv बाई dt क्या आ जाएगा, a, ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे d ओमेगा dt क्या आएगा, अल्फा। यानी मैं उठा करके अगर चाहूं तो a इक्वल टू अल्फा आर भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर। ये अपने को प्योर रोलिंग की कंडीशन समझ आ गई, प्योर रोलिंग होती क्या है वो समझ आ गई, रोलिंग क्या होती है वो समझ आ गया, बिल्कुल बेसिक इंट्रो पार्ट। अभी तक मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। हर एक स्लाइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और बहुत ही आसान तरीके से, मजा आ जाएगा बेटा, बता रहा हूं आपको। देखो ये है अपने पुली वाले क्वेश्चन, और ये कोई हल्के क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चंस में से आते हैं। मतलब हम लोग बेटा ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं इन तरह के। इसके अंदर जो पुली है उसके पास क्या है, मास। मास नहीं होता तो हल्का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे पुली के पास क्या है, मास। अब मास हो गया तो क्या जादू हो गया, तो मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है, एक लाइन में आराम से सुनना, बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा। देखो हमारे पास दो ब्लॉक दे रखे थे, हमने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को कितना क्या देते हैं, m1, इसको कितना क्या देते हैं, m2, ठीक। ये पकड़ के नीचे कितने से खींचेगा, ये खींचेगा बेटा m1g, ये m1g है, और बेटा ये नीचे कितने से खींचेगा, ये खींचेगा m2g से। यानी ये ब्लॉक m1g से नीचे खींच रहा है, ये ब्लॉक m2g से नीचे खींच रहा है, ये फोर्सेस लग रही है। और अभी तक बेटा ये जो पुली थी ना अपने पास, इसके बारे में कुछ नहीं गिवन होता था, अब की बार बोल दिया गया भाई पुली का मास कितना है, कैपिटल M, रेडियस कितना है, कैपिटल R। यानी कि इफेक्टिवली अगर देखोगे तो अब की बार ये पुली भी रोटेट करेगी कितने से, ओमेगा बोल लो या फिर अल्फा बोल लो, कोई दिक्कत। हम खुद कह देते कि भाई हमारे पास जो ये m1 है ये m2 से क्या है, ज्यादा। अच्छा m2 से ज्यादा है क्या, तो एक काम करता हूं, इसको उल्टा करता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं बेटा कि जो m2 है वो m1 से ज्यादा है, m2 m1 से ज्यादा है, इसीलिए तो नीचे जा रहा है। तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे कितने से जाएगा, a से, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर कितने से जाएगा, a से, और ये पुली कितने से रोटेट करेगी, अल्फा से, ठीक है। अब देखो आराम से सुनना, मैं एक छोटी सी बात करने जा रहा हूं, ये ही पूरे के पूरे ट्रिक्स का क्रक्स है, पूरी की पूरी ट्रिक का क्रक्स है, ध्यान से समझना। हमने कहा जो ये आप मास 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 नहीं चिल्लाते रहते हो, ये मास असल में कौन सा होता है, ये भी बेटा दो तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मास तो ट्रांसलेशनल ही रहता है, मतलब m, लेकिन जो रोटेशनल मास होता है बेटा इसको हम लिख सकते हैं k0 इंटू m। आप बोलोगे सर ये k0 क्या बोला है, भाई ये k0 कहां से आ गया, मैं समझाता हूं ये k0 क्या है। ये k0 बेसिकली एक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट वो समझाता हूं। k0 निकालने के लिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको लिख दो k0 m r स्क्वायर। बोले सर ये क्या किया, मैंने कहा कुछ भी नहीं किया, बस एक जुगाड़ लगा रहा हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कितना लिख दिया, k0 इंटू m r स्क्वायर। अगर ये रिंग होता
तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr², तो k नॉट का वैल्यू कितना आता, 1 आता। बोले ठीक है सर ये बात तो। डिस्क होता तो k नॉट का वैल्यू कितना आता, mr²/2, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना आता, mr²/2, तो k नॉट का वैल्यू कितना आता, सोच के बताओ कितना आता, 1/2। सही है। अगर मैंने सॉलिड स्फीयर बोल दिया होता तो बेटा ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आता 2/5 mr², तो फिर k नॉट का वैल्यू कितना होता, 2/5 होता सर। बिल्कुल सही। अगर इसी की जगह हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर फॉर्मूले में जो k नॉट है वो कितना बन जाता, 2/3। यानी अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है तो उसके अंदर जो कुछ भी mr² के अलावा बचा हुआ फैक्टर है उसे मैं क्या बोलता था, k नॉट बोलता था। कोई दिक्कत? बोले ठीक है सर। मतलब जहां जहां ट्रांसलेशन मास में बोलूंगा वहां का लिए m उठाऊंगा, लेकिन रोटेशनल मास के लिए क्या उठाऊंगा, k नॉट इंटू m। अब इससे देखो क्वेश्चन कैसे एक लाइन में सॉल्व होता है। भाई ये दे रखा है आपको, आप खुद याद करो, आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि एक्सीलरेशन अगर चाहिए सिंपल पुली का, एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन मास। ठीक, नेट फोर्स का मतलब एक एंड की फोर्स माइनस दूसरे एंड की फोर्स। बोले मतलब आप खुद सोचो ना, पुली के दो एंड है, एक को आप m1g से नीचे खींच रहे हो और एक को m2g से नीचे खींच रहे हो। अरे कौन ज्यादा ताकतवर है, m2 ज्यादा ताकतवर है, तो नेट फोर्स के m2g माइनस m1g हो गई। मैं लिखने जा रहा हूं, तो मैंने कहा नेट फोर्स तो कितनी हो गई, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। यहां तक लिखोगे तो ये फिर नॉर्मल केस हो गया जब पुली का मास कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन अब तो पुली का मास लेना पड़ेगा। और पुली का भी कौन सा मास लेना, देखो पुली क्या कर रही है, खाली घूम रही है, चल फिर नहीं रही है, अपनी जगह क्या कर रही है, घूम रही है। घूम रही है मतलब कौन सा मास, रोटेशनल मास। सर बोले रोटेशनल मास मतलब k नॉट m, k नॉट m। यानी यहां उठा करके बेटा मैं सीधे सीधे कितना लिख दूं, प्लस k नॉट m। क्वेश्चन खत्म। वरना मुझे क्या करना पड़ता, ए जो m2 है उसकी ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखता, m1 की इक्वेशन लिखता कि भाई m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, फिर यहाँ t1 इंटू r, t2r इक्वल टू i अल्फा। ऐसे ही तो लिखते हैं किताबों के अंदर, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स, फिर सबको सॉल्व करते हैं, तब जाके ये वैल्यू निकलती है। मैं कह रहा हूं नहीं करना सॉल्व, क्यों करना है, अरे सीधे सीधे हमें पता है एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है। फोर्स की जगह क्या लिखूंगा, m2g क्योंकि ज्यादा ताकतवर है, माइनस m1g क्योंकि ऑपोजिट वाली फोर्स है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये दोनों ट्रांसलेट कर रहे थे तो लिख दिया m1 प्लस m2g, साथ में क्या ऐड कर दिया, समझ गए, पुली का रोटेशन वाला मास। बेटा मैं बता रहा हूं तुम्हारा ना जीवन आसान हो जाएगा सच में। क्लियर है ये मेरी बात? तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो तुम्हारा जीवन आसान, नहीं तो वीडियो में बैक जाओ, दोबारा सुनो, जीवन को आसान करो। लाइफ बहुत टफ है, ठीक है। अच्छा ये हो गया ए। ऐसे बेटा भी अल्फा भी तो पूछ सकता है ना आपसे, देखो अल्फा पूछ लेगा तो कौन सी बड़ी बात है, ए पता होती है अल्फा पता है, क्यों, क्योंकि अपने को पता है ए बराबर कितना होता है, अल्फा आर, तो अपने पास अल्फा भी आ गया बेटा। बताओ कोई दिक्कत? मैं तो यही चीज बोलना चाह रहा था कि अगर पुली में मास दे रखा हो तो ए और अल्फा कैसे निकालते हैं बिना कोई भी इक्वेशन लिखे। तो अब जब मैं पूरा ये समझा चुका हूं, अब आप डायरेक्टली इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सारे दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आए हुए, ये जेईई मेंस में आया हुआ, मुझे ईयर याद नहीं है बट ये आ चुका है एक बार, करेक्ट। और ये सवाल भी शायद आया हुआ है। तो कुल मिला के ये वो सवाल है जो पूछे गए एग्जाम्स के अंदर, आपको इनको अपने लेवल पे हल करना है, सॉल्व करना है। मैं एक बार डेटा लिख देता हूं, फिर वीडियो को पॉज करना, एक बार खुद से आंसर निकाल लेना और उसके बाद ही वीडियो को आगे ले जाकर के चेक करना, तब तो आएगा मजा क्लास का। वरना तो फिर वही बस जैसे एंटरटेनमेंट चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं डेटा लिख रहा हूं, इसका मास में कितना लिख देता हूं, स्मॉल m, और इसका मास में कितना लिख देता हूं, 2 स्मॉल m, ठीक है। इसके अलावा मैं कह देता हूं कि भाई ये क्या चीज है, ये एक डिस्क है, डिस्क। कोई डाउट यहां तक? अब देखो डिस्क है तो ये रोटेट करेगा कितने से, अल्फा से, ये नीचे कितने से जाएगा, ए से। अब आराम से वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मैं बताने जा रहा हूं सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट। तो जहां तक ए की बात है, ए कलर चेंज कर लूं क्या, चलो ग्रीन लेता हूं, ठीक। ए की बात है, ए के लिए देखो ये नीचे कितने से खींच रहा है, भाई ये खींच रहा है सर mg से, मैंने कहा लिखो mg माइनस, दूसरा तो एंड फ्री नहीं है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड का मतलब कोई फोर्स नहीं है, ठीक। तो मतलब खाली एक फोर्स से खींच रहा है mg, डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये तो ट्रांसलेट कर रहा था ब्लॉक, इसका मास क्या लिखा m, प्लस
ये डिस्क क्या कर रही है, रोटेट। इसका मास लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, k नॉट इंटू m। अरे भाई डिस्क का k नॉट कितना बताया था, 1/2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, याद करो, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा, कितना था, mr²/2 था। अब mr²/2 था तो k नॉट का वैल्यू कितना आया, 1/2। देखो k नॉट इंटू mr², वहां था mr²/2, तो mr² के साथ क्या लिखा था, 1/2, तो k नॉट कितना आ गया, 1/2। मैं लिख देता हूं k नॉट की जगह 1/2 ऑफ मास ऑफ द डिस्क, जो कितना दे रखा है अपने को, 2m दे रखा है। बेटा यहां से सॉल्व करोगे सीधे सीधे 2 और 2 तो कट जाएगा, 2 कट के ये आंसर कितना निकल के आ जाएगा, g/2। अब तुमने बुक्स वगैरह में जो लेंथी मेथड्स वगैरह होते हैं ना, उनको ट्राई कर लेना, उससे भी यही आंसर आएगा। नहीं आया तो मुझे बताना। समझ गए बात को? तो एक लाइन में मैं टिपिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर गया हूं, एक लाइन के अंदर, बस वही आपको पकड़ना है बेटा, ठीक है। अब मैं फिर से अगले का डेटा लिखता हूं, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको भी मैं एक लाइन में सॉल्व करूंगा। तो एक बार मेरे कहने पे वीडियो पॉज करके डेटा लिख दूं, फिर ट्राई कर लेना खुद के लेवल पे, फिर ही बेटा वीडियो को आगे चलाना, ठीक है। चलो देखिए, मैं कह देता हूं इसका मास कितना है, m, और मैं लिख देता हूं कि ये क्या चीज है, एक डिस्क है। क्या है ये, डिस्क, ठीक है। और ये नीचे जा रहा है, ऑफ कोर्स ये नीचे जाएगा, कितने से जाएगा, a से, और ये डिस्क खुद ही क्या करेगा बेटा, रोटेट भी करेगा, कितने से, अल्फा से। तो असल में यो देखा ना, यो ये बिल्कुल वैसा है। तो ये डिस्क क्या करेगा, ऐसे रोल करते हुए नीचे जाएगा, मतलब ऐसे खुलते हुए नीचे जाएगा, और अपने को बताना है कि भैया ए और अल्फा कितना है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। मैं कलर बदलता हूं, तक लाल कलर लूंगा आपकी बार, ठीक। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप सॉल्व कर चुके होंगे मेरे हिसाब से। ए इक्वल टू, ये पकड़ के नीचे कितने से खींचेगा, बस मुझे बता दो। ये ए हटा रहा हूं मैं, यहां पे फोर्स लिख रहा हूं, ठीक। ये पकड़ के खींचेगा बेटा कितने से, mg से, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा एंड इसका भी बंधा हुआ है तो लिखना ही नहीं है। तो एक एंड की जो फोर्स हुई वो तो कितनी हो गई, mg। बोले हाँ सर यहां तक ठीक है। अब बेटा ट्रिकी पॉइंट, ये जो डिस्क है ये घूमते हुए नीचे जा रही है, यानी ये नीचे ट्रांसलेट भी कर, देखो अभी तक मेरी डिस्क कहीं भी मूव नहीं करी थी, वो फिक्स थी, खाली घूम रही थी, तो क्या लिखा था, k नॉट m। ये नीचे भी जा रही है और घूम भी रही है, मतलब ये सीधे सीधे नीचे भी टपक रही है और साथ के साथ घूमते हुए भी जा रही है। मतलब इसी का ट्रांसलेशनल और इसी का रोटेशनल मास। इसका ट्रांसलेशनल मास कितना, m, और बेटा इसका रोटेशनल मास k नॉट, अभी डिस्क का क्या बताया था, 1/2, तो यानी कि कितना, m/2। देखो कितना हलवा सवाल है, और ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बता रहा हूं। और बेटा बहुत बच्चा गलत करके आया था इसको, लंबी इक्वेशन लिख करके फिर सॉल्व करते हैं आधे पेज के अंदर। मैं कह रहा हूं क्यों, अपन तो एक लाइन में कर सकते हैं, समझिए मेरी बात। तो अगर मेरी बात आपके भेजे में एकदम अच्छे से सेट हो गई हो, पेनिट्रेट कर गई हो, ठीक है, तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाना, नहीं तो वीडियो पॉज करना, एक बार दोबारा पढ़ लेना, है ना, दोबारा रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही बेटा आगे बढ़ना। मैं बता रहा हूँ बहुत काम का वीडियो और काम का लेक्चर ही है, मजा आएगा बता रहा हूँ तुमको सवाल करने में। ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में, ठीक है, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, समझ लो, अपने ब्रेन में घुसा लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। देखो बेटा ये ना बहुत कॉमन सवाल है, स्पेशली जेईई मेंस और नीट, भर के सवाल आए इस पे, भर के। और मैं कह रहा हूं इसमें भी बच्चा गलती करके आता है अननेसेसरी, मेरे हिसाब से वो गलतियां होने लायक है नहीं, फिर भी कर देते हैं बच्चे। तो ना मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड सवाल पूछे कैसे जाते हैं और करना कैसे, और इसके लिए भी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, एकदम स्ट्रेट, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना, तो हमारे पास 2 तरह की होती है बेटा, 2 तरह की, मैं 3 तरह की कहता हूं लेकिन उसी को, ठीक। पहली अपने पास होती है काइनेटिक एनर्जी टी का मतलब बोले तो ट्रांसलेशनल, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आप पढ़ के थक चुके होंगे अब तक, 12mv², इतनी बार आप सुन चुके होंगे। ये जो मेरा दिख रहा है ना अजीब सा, ये v है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं तुम्हारे कहने पे, कोशिश करता हूं, ठीक, 12mv²। बोले ठीक है सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है ना, अब या तो बच्चे क्या लिखते हैं, ½ मैं नहीं लिखता, मेरे को ½ ज्यादा टेंशन देता है। मैं सोचता हूं क्यों ना मैं सेम फॉर्मूले में बस m जो दिख रहा है, मेरा क्या दिख रहा है, m, कलर चेंज करके बताता हूं, देखो, अरे हो जा, ये भी यार जिद्दी है। हाँ देखो ये m दिख रहा है, मैंने कहा था ट्रांसलेशन का मास m, रोटेशन का मास उठा के कितना डाल दूंगा मैं, k नॉट m। तो यानी क्या मेरे लिए सीधे जैसे ही k नॉट m डालूंगा, k नॉट इंटू ½ देखो कितना आसानी से मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। और आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूं आपको, ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट नहीं है बताने में, फिर भी बता देता हूं,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है के नॉट एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि प्योर रोलिंग में तो वी बराबर ओमेगा आर। अब आप खुद देखो बेटा, ऐसे आर स्क्वायर कट के क्या रह जाता है के नॉट इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको ना, ये पूरा का पूरा सॉल्व करने का कहीं जरूरत है ही नहीं, ना आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखने का जरूरत है। आप काइनेटिक एनर्जी जब भी लिखना चाहो आप सीधे सीधे कितना लिख दो, आप लिख दो के नॉट इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। कितना, के नॉट इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब यदि मुझसे टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली गई बेटा, कौन सी वाली, टोटल, तो वो क्या होती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल का कितना हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल का कितना के नॉट टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा क्यों ना मैं टोटल को सीधे सीधे लिखूं के नॉट प्लस 1 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। समझे बात को। अब देखो आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपने ऐसे 1000 तरह के क्वेश्चन किए होंगे बेटा, जिसके अंदर आपको ये बोला गया होगा कि भाई आप एक काम करो, एक डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है और हमें तो क्या करो उसकी टोटल एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दो, या बोलेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल का रेशियो बता दो, या एक काम करो रोटेशनल का और ट्रांसलेशनल का रेशियो बता दो। अरे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अगर मुझे मान लो, मैं लिख रहा हूं यहां पे टी आर का मतलब ट्रांसलेशनल बाय रोटेशनल, अगर ये चाहिए होती तो देखो ट्रांसलेशन का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल का मतलब के नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा सीधे सीधे उठ के क्या ये 1/k नॉट नहीं आ जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर कोई बोलता नहीं आप तो ट्रांसलेशनल और अपॉन टोटल बता दो, हमने कहा ले इसमें कौन सी बड़ी बात है। ट्रांसलेशन का 1, टोटल का कितना के नॉट प्लस 1, अपने आप देखो कितना आएगा 1/k नॉट प्लस 1। कोई बोलता नहीं सर आप एक काम करो रोटेशनल, ये जो मैंने जो भी ट्री लिखा है ना, ट्री की जगह मैं यहां लिख देता हूं रोटेशनल, RO रोटेशनल, समझ जाओगे ना। डिवाइडेड बाय टोटल बोलता है टोटल, ठीक है क्या ही है यार इसमें, के नॉट अपॉन के नॉट प्लस 1। तो बेटा इस तरह से ना मैं जो चाहूं उसका रेशियो लिख सकता हूं। मुझे बस दिमाग में एक बात फिट रखनी है कि भाई जब कभी भी आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, वो अपने दिमाग में रटा पड़ा है। लेकिन रोटेशनल जब लिखते हो तो रेदर देन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और फिर उसको कन्वर्ट करने में 30 से 40 सेकंड का जो टाइम खराब करते हैं उसे हटाओ, सीधे के नॉट टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा के नॉट प्लस 1 हाफ एम वी स्क्वायर। वरना हर क्वेश्चन में आप देखो रोलिंग में बच्चे का कम से कम 30 से 40 सेकंड इस चीज में चला जाता है एग्जाम में कि कैसे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर की टर्म में। मैं कह रहा हूं सीधे के नॉट टाइम्स, उसके बाद जिसका रेशियो पूछे अकॉर्डिंगली कर दो। ट्रांसलेशन बाय रोटेशन 1/k नॉट, ट्रांसलेशन बाय टोटल 1/k नॉट प्लस 1, रोटेशनल बाय टोटल के नॉट बाय के नॉट प्लस 1। इस तरह से कर सकते हैं बेटा, ये आपको टाइम बचाएगा एग्जाम में। एग्जाम के 30 40 50 सेकंड का मतलब बेटा हो सकता है वो 4 नंबर है जो आपके कट ऑफ से जस्ट पहले वाले 4 नंबर। इमेजिन करो 600 कट ऑफ और 596 नंबर, टेंशन हो जाएगी, हेल्प हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। समझ गए बात को। तो ढंग से समझते हुए है ना, और बेटा इसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। मैं स्पेस देता हूं, इस पे आपको बहुत क्वेश्चन, मेरी बात मत मानना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना, नीट के भी और जेईई मेन के भी बेटा आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर बेस। और बच्चे होते हैं फिर भी अननेसेसरी टाइम ज्यादा लगाते हैं, हमें नहीं लगाना, हमें आता है। समझ गए बात को। तो आराम से इसको कॉपी कर लो, समझ लो, फिर अपन अगले पार्ट पे चलते हैं विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स मूव हेड। देखो बेटा ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मतलब इवन अप टू एडवांस लेवल तक बच्चों को परेशान करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन टीचर्स को भी कर देता है, तो ढंग से समझना बेटा। जहां तक फ्रिक्शन की अगर बात करें, फ्रिक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन जब तक फुल यानी मैक्सिमम या ऑप्टिमम या स्लाइडिंग अटेन ना कर ले तब तक अपने को पता नहीं चलता कि उसका डायरेक्शन क्या है। मतलब रोलिंग के अंदर फ्रिक्शन का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप देख के नहीं बता सकते। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर मैंने जैसे ये एग्जांपल है, मैंने कह दिया कि भाई मैं काम करता हूं यहां पे एकदम फोर्स कहीं पे लगाता हूं, कहां पे लगाऊं, बिल्कुल टॉप पे लगा देता हूं, यहां पे कहीं पे, ठीक है। कितनी फोर्स लगा दी, F। ये कहां से, यानी जो सेंटर है ना इसका, मैं काम करता हूं, कलर चेंज करता हूं पहले तो यार, हाँ ये मान लो सेंटर था ये वाला पार्ट, ठीक। सेंटर से अगर मैं देखूं, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, h डिस्टेंस में मैंने क्या लगा दी, एक फोर्स लगा दी, फोर्स, ठीक। अब ये फोर्स लगाने से आगे रोल करने लगे ना, तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी, अच्छा फोर्स आगे लग रहा है, मतलब ये पॉइंट कहां जाना चाह रहा होगा, पीछे जाना चाह रहा होगा, तो फ्रिक्शन कहां लगा दूं, आगे लगा दूं। लेकिन दिक्कत है कि बेटा आप देख के नहीं बता सकते। हो सकता है कभी फोर्स आगे लगी और फ्रिक्शन आगे लग रही हो, और कभी पीछे लग रही हो, कभी लगी नहीं रही हो, तो ये दिक्कत है।
इसको सॉल्व करने के लिए मैं पूरा डेरिवेशन पार्ट पे तो नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना। मैंने बस इतना बोला कि अगर h किसके बराबर हो, के आर, ठीक है, के आर भी नहीं, मैं इसको फिर से अपनी टर्म में लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं एक्चुअली में के नॉट इसलिए लिखता हूं ताकि आप रेडियस ऑफ गायरेशन से कंफ्यूज ना हो। तो मैंने कहा h बराबर अगर के नॉट हुआ, के नॉट आर, ठीक है, h बराबर कितना, के नॉट आर। बोले मतलब समझाता हूं एग्जांपल से। ये फोर्स हटाओ, तुम बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, ये h भी हटा दो। मान लो जो फोर्स लगती, ठीक है, वो फोर्स बिल्कुल कहां पे लगती, टॉप पे, कोई दिक्कत। और मैं कहता कि ये क्या होती, ये एक रिंग होती, ये होती, सब एग्जांपल चल रहा है। रिंग का मतलब उसका के नॉट कितना निकल के आता, 1। जैसे ही के नॉट 1 डालते आपको रिक्वायर्ड हाइट जो होती वो कितनी होती, के नॉट 1 इंटू आर कितना होता, आर होती, आर। बोले मतलब, बोले एच के नॉट आर के बराबर आ गई इस केस में। मतलब क्या, मैं तो कुछ बोला ही नहीं इसके आगे। मतलब ये कि जब एच के नॉट आर के बराबर, तो इसका मतलब बेटा नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो घर्षण। मतलब यहां पर तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, भले ही ये सरफेस कैसा हो आपका, रफ, प्रोवाइडेड। ऑफ कोर्स हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम प्योर रोलिंग की बात करने जा रहे हैं। हम पूरी इस एक्सरसाइज में प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये मत बोलना कि सब प्योर रोलिंग नहीं बोल रहे, आप बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। मतलब इस बॉडी को अगर प्योर रोलिंग करानी है और आपने यहां फोर्स दे दी और आपसे कोई पूछा भाई फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो फ्रिक्शन की अगर बात करें तो कैपिटल एफ आगे है तो फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगा, यहां फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एच किसके बराबर आ गया, के आर के बराबर आ गया। बात समझ आती है। तो रिंग के लिए के नॉट का वैल्यू 1, जब उसमें h बराबर के आर लिखते हैं तो h बराबर के आर लिखने पर k का वैल्यू 1 आता है, तो h बराबर r। मतलब बिल्कुल सेंटर से जो फोर्स लगनी चाहिए जिस हाइट पे, वो एग्जैक्टली कहां पे लग रही है, r हाइट पे लग रही है। समझ गए, r हाइट का मतलब h के नॉट आर के बराबर, के नॉट आर का बराबर मतलब नो फ्रिक्शन। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बेटा इस पर्टिकुलर बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, कोई दिक्कत इसके अंदर। अगर इसी की जगह मानो मुझे बोल दिया जाता अगर ये के आर या के नॉट आर से ऊपर लगती तो क्या, तो बेटा जब ऊपर लगती है तो फ्रिक्शन कहां लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे याद रखना ना, ज्यादा लग रही है मतलब फॉरवर्ड में। अगर इसी की जगह h लेस देन के नॉट आर आ जाता, लेस देन के नॉट आर, तो बेटा इस पर्टिकुलर केस के अंदर फिर फ्रिक्शन अपनी कहां लगती, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझे बात को, मैं ठीक से लिखता हूं बेटा, है ना, कैसे लगेगी, बैकवर्ड, BACK, बैकवर्ड। समझ गए। तो आपको ये याद रखना है कि बेटा सेंटर से जब भी फोर्स लगेगी, अगर वो H इक्वल टू के आर पे लगेगी नो फ्रिक्शन, अगर के आर से ज्यादा पे लगेगी तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड, और अगर के आर से कम पे लगेगी तो फ्रिक्शन बैकवर्ड। जहां पे H क्या है, H वो डिस्टेंस है जहां पे फोर्स लग रही है और कहां से माना जा रहा है, उसको सेंटर से काउंट किया जा रहा है। यानी सेंटर से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ये जो हाइट है, आप बस उसे देख लो। अगर वो के आर के बराबर नो फ्रिक्शन, के आर से ज्यादा फ्रिक्शन फॉरवर्ड, के आर से कम फ्रिक्शन बैकवर्ड। सीधा इवन एडवांस में क्वेश्चन आता है बेटा इसके ऊपर कि भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन कर दो बस, और उसके लिए मुझे ये एनालिसिस करना पड़ता है। पता होगा तो इजीली कर दूंगा, नहीं तो बैठ करके फिर सारी इक्वेशंस लिखते रहूं और पूरा का पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करता रहूं। क्या मेरी बात समझ आती है? तो अगर समझ आती है तो एक बार इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। मैं एक बार और समराइज कर देता हूं, 2-3 एग्जांपल करके देखना। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो आप क्या करो, आप बॉडी के सेंटर से ये देखो कि कितनी हाइट पे फोर्स लग रही है, फिर उस हाइट को कंपेयर करो के नॉट आर से। अगर उसके बराबर आ गया तो नो फ्रिक्शन, ज्यादा आ गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और कम आ गया तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज हाउ यू विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस अ बॉडी is undergoing pure rolling on a rough surface, on a rough surface. क्लियर बेटा? तो अगर मेरी ये बात समझ आ गई है तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो, अपने ब्रेन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। फिर मैं इसके बाद क्या करूंगा, अगले पार्ट 2 के अंदर इसी का और इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आऊंगा कि जब आप रोलिंग करते हो तो कितना टाइम में प्योर रोलिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा, वो भी एक एक ट्रिक एक एक लाइन में बताऊंगा। अल्फा कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, इस तरह की चीजें करेंगे बेटा।
ठीक है, तो तब तक के लिए एक बार इतने पार्ट को अच्छे से समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. सो फॉर दिस लेक्चर थैंक यू सो मच. राइट बेटा, अच्छे से पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, ठीक है, अच्छे से इसको समझो. कोई चैलेंज आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ. राइट एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कि हाँ ये ट्रिक काम की थी, सर ने बोला था कुछ अलग है और अलग निकला, तो फिर बेटा लाइक करो. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड अप्रिशिएट, एंड रेस्ट इज अप टू यू. थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन. टिल देन बाय बाय बेटा.